तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के मेजरली दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है। अब इन चारों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसकी डेफिनेशन में लिखने में गलती करते हैं। अब इस चीज़ की डेफिनेशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इसकी मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में सबसे पहले हम कैपिटल बजट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर रेवेन्यू बजट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर कैपिटल बजट की कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू बजट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखो हमारे पास कई बुक्स के अंदर इसको भी एक बजट फॉर्म बना रखे, इन दोनों को मिला के जो बोले जाता है वो बोले जाता है एक्सपेंडिचर बजट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है। और इन दोनों को मिला के रेवेन्यू बजट बोला जाता है, ओ सॉरी रिसीट्स बजट बोला जाएगा। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पर मेजरली जो लिखा जाता है वो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो एक्सपेंडिचर बजट है, एक्सपेंडिचर बजट के अंदर दो कंपोनेंट होंगे तुम्हारे पास, जैसे ऊपर बना रखे हैं। एक हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। और ऐसे ही हमारे पास रेवेन्यू बजट के और रिसीप्ट बजट के अंदर भी होंगे हमारे पास एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ठीक है ना। यहाँ एक्सपेंडिचर की डिस्कशन करी जाएगी और यहाँ रिसीट्स की डिस्कशन करी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या कर देते हैं, बिना समझे इसको लर्न करना चालू कर देते हैं, जबकि और जब फिर वापस रिवाइज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि ईदर वर्ड किसके अंदर यूज़ हुआ था, नीदर किसके अंदर वर्ड यूज़ हुआ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो आप लोग सब अच्छी तरह से समझ के चलना। इधर हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल मीन्स टेंजिबल, ठीक है, सीन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल कैपिटल है। अब मुझे मालूम है जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो दो फॉर्म में करती है। एक जो चीज़ हम देख सकते, जो दिखाई दे, और एक जो चीज़ जो नहीं दिखाई दे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ खर्चा किया। जैसे स्कूल्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर, एट्सेट्रा। जितनी भी कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो सारे सारे फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाएंगे हमारे पास, जो टेंजिबल होती है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इन जगह एक्सपेंडिचर करके ये चीज़ क्रिएट करती है। तो ये एसेट्स हो जाती है हमारे पास, क्या हो जाएगी, एसेट्स है। ओके। तो इन एसेट्स को, मतलब इन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और उससे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो इन पे एक्सपेंडिचर करती है तो लोन नहीं लेती है, मीन्स हमारे पास वो लोन का यूज़ नहीं करेगी। अगर बाय चांस अगर वो लोन लेगी तो इन चीज़ों का एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी। तो एक समय पे एक ही काम हो पाएगा, या तो वो एसेट्स को क्रिएट करेगी या अपने लोन को रिड्यूस करेगी, जो उसने लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट करेगी, या एसेट्स को इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which either creates an assets or reduce the liabilities of the government। क्लियर है? वापस देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which either creates an assets or
रिड्यूसेस लाइबिलिटी। क्लियर है? ओके। या तो वो एसेट्स को इंक्रीज करे या अपनी प्रीवियस लाइबिलिटी को कम करे। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना वो कौन से एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जहाँ से कोई एसेट्स भी नहीं चेंज होगी, ना ही कोई लाइबिलिटी चेंज होती है, पर खर्चा होता है। पर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जहाँ कोई एसेट्स भी नहीं बढ़ रही, ना लाइबिलिटी में कोई चेंजेस आ रहा है, ना मैं अपनी पुरानी लोन को पे कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई एसेट्स को बढ़ा पा रहा हूँ। तो वो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे पास सभी के सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इससे कोई एसेट्स तो नहीं बढ़ी, ना ही कोई लायबिलिटी कम हुई। ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकते हैं कि ग्रांट्स हो गए, गवर्नमेंट ग्रांट्स देते, जैसे आज की कोरोना टाइम पीरियड पे इतने सारे एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट करने लग रही है। ठीक है, तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। तो कई ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और खर्चा गवर्नमेंट करे जाए, तो इस ध्यान में रखना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी बच्चों, revenue expenditure are those expenditure which neither creates an assets or nor reduces liability। वापस देखो, revenue expenditure are those expenditure which neither creates an assets nor reduces liability। क्लियर? ओके, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनके सारे एग्जांपल्स की डिस्कशन डीपली करेंगे। ओके, तो ये तो सरकार के खर्चे हो गए दोनों, एक ये और ये दोनों हमारे पास कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर बजट के पार्ट होते हैं। ओके, अब डिस्कशन करते हैं हमारे पास रिसीट्स की, कि सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या, सरकार को ऐसे पैसे मिलना जिसकी वजह से या तो हमारे पास लायबिलिटी बढ़ रही हो, क्या बढ़ रहा हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, या एसेट्स रिड्यूस हो रही हो। क्या हो रही हो, एसेट्स रिड्यूस हो रही हो। कैसे, अब सरकार के, अब जब सरकार कुछ खर्चा करती है, अगर उसे कुछ बिल्डिंग बन रही है या अपने प्रीवियस लोन को पे कर रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मगर सरकार को कैपिटल फॉर्म में भी पैसा आता है। कैपिटल फॉर्म में कैसा आता है कि या तो वो जो एसेट्स बनाई थी उसको बेचकर पैसा ले रही हो, या अपने क्या नाम है, लोन को और इंक्रीज करके ले रही हो। मींस इट मींस क्या है, कैपिटल एक्सपेंड और कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट्स। कौन कौन से हो सकते हैं, सोच के देखो। एक तो खुद सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, लोन एंड बोरोइंग, जो लायबिलिटी को क्रिएट करती है। ठीक है, लायबिलिटी मतलब जो हमें पे करना पड़ता है, जो हमारे दायित्व है, जो हमें पे करना पड़ता है। अब लोन एंड बोरोइंग क्या होती है, हमारे पास जो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दूसरों से पैसा उधार ले। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले सकती है, पहले तो होता है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, या अदर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उनसे लोन लिया जाए तो वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं, लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब एसेट्स कैसे रिड्यूस हो, कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। क्या कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि FDI चालू कर दे, कि अपनी एसेट्स को या तो वो सेल कर दे, या तो वो सेल कर दे, या किसी कंट्री को रेंट पे दे दे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ गए, एक आ गया लोन एंड बोरोइंग हो गया, जिससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है,
और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं विनिवेश। इससे क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से हमारे पास एसेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें सेल करना होता है। ठीक है, ओके। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है। ऐसे अब हमारे पास चौथी है रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर वही है कि हमारे पास ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती नजर आए, ना ही कोई एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नजर आए। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा मिलता है जो लायबिलिटी और एसेट्स पे बिना इम्पैक्ट डाले गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहे। सोच के देखो, पहला है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है टैक्स। वापस देखो, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू रिसीप्ट जो मिलती है वो मिलती है टैक्स से। टैक्स दो टाइप के होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, पहले टैक्स की मीनिंग सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर बार मैंने देखा है, आप लोग देखेंगे कि फाइनल एग्जाम में टैक्स से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एक एक नंबर में पूछी जाती है। तो टैक्स की डेफिनेशन क्या है, लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। क्या होता है, लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जिस पे इम्पोज किया है, गवर्नमेंट ने जिस बंदे पे इम्पोज किया है और जो बंदा पे कर रहा है वो दोनों सेम है। ठीक है, लाइक हमारे पास गवर्नमेंट ने किसी पे इनकम टैक्स पे किया है तो वही हमारे पास क्या करेगा, पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि जिस पे इम्पोज किया गया है और जो पे करेगा वो दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल्स टैक्स हो गया, अब तो सेल्स टैक्स नहीं रहा, अब क्या रहा, जीएसटी। तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, प्रोड्यूसर पे है, पर पे कौन करते हैं, कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, तो पहला तो टैक्स हो गया। फिर दूसरा है हमारे पास नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। कौन सी है, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या है, जो अदर देन टैक्स रिसीट्स होती हैं, जो टैक्स के अलावा जितनी भी रिसीट्स गवर्नमेंट को मिली हैं वो सारी नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा आपका फीस, फाइन्स, पेनल्टी। ओके, और कहाँ से पैसा मिल सकता है, एस चीट क्या होता है बच्चों, जब किसी एसेट्स के ऑनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो मेन ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फर्म के प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो दो साइड्स होती हैं जहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स मिलती है, एक टैक्स से और दूसरा कौन सा है हमारे पास, नॉन टैक्स से। टैक्स आपको पता है एक डायरेक्ट हो जाएगा और दूसरा कौन सा जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो चलो अब डिस्कशन करते हैं अच्छी तरह से। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि हमारे पास दो टाइप के दो कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट बजट के, एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट की दो साइड्स होती है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट की भी दो साइड्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। चलो अब ढंग से जिक्र करते हैं इस चीज़ के। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट्स में हमने डिस्कशन कर लिया है कि गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जिससे
हमारे पास क्या हो, एसेट्स या तो कम हो रही हो या लायबिलिटी बढ़ रही हो। तो कैसे बताएंगे हम कि capital receipts refers to those received of the government which either create, अभी हमने बताया था नहीं बताया था, which either creates a liability or causes a reduction in the assets। आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, शॉर्ट फॉर्म में आप वो भी वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉपरली वर्ड यूज करके चल सकते। दे आर नॉन रिकरिंग, ये बार बार रिपीट होने वाले नहीं होते हैं, और नॉन रूटीन इन नेचर, ये बार बार रूटीन में नहीं आते कि जब मर्जी लोन ले लिया है फॉरेन कंट्री से, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तब जाके लोन लिया जाता है, या बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तब जाके हम गवर्नमेंट अपने एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करती है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं करती। इसलिए नॉन रिकरिंग है, नॉन रूटीन इन नेचर होता है। ऑल द कैपिटल रिसीट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सारी कैपिटल रिसीट्स को 3 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग और अदर रिसीट्स। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, दीज आर कैपिटल रिसीट्स बिकॉज दे रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट्स लोन टू द स्टेट, अगर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है तो उनसे रिकवर करना भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होता है। बोरोइंग, जितनी लोन एंड बोरोइंग के फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स सच एज रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटी। अब गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ कहाँ से होती है, आरबीआई से होती है, पब्लिक से होती है, पब्लिक से जो होती है उसे कहते हैं पब्लिक डेट, आईएमएफ से होती है, वर्ल्ड बैंक से होती है और अदर कंट्रीज से होती है। फिर अदर रिसीट्स और रिकवरी ऑफ लोन, लोन एंड बोरोइंग के अलावा और क्या होता है हमारे पास, जो हमने बता रखा है पहला का क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ द शेयर ऑफ द सिलेक्टेड पीएसयूज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। आज की डेट पे डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ पड़ा है वो किस में हुआ पड़ा है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा, LIC का कर दिया इन्होंने, LIC का इन्होंने कर दिया है। LIC कंप्लीटली क्या कर दिया, हमारे पास सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, ओके। और भी कई है कंपनीज जिन्होंने इनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब दूसरी प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया या पार्ट ऑफ दे रखा है। जैसे कि NDPL हो गया, उसको TPDDL में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और भी ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। फिर है स्मॉल सेविंग, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है, कई लोग होते हैं अपनी सेविंग को, अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में सेव करवा के रखते हैं। और NSC, ठीक है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या बोलते से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट से ही अगर वो गवर्नमेंट, अगर पब्लिक क्या करे कि गवर्नमेंट के अंडर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट उनको NSC देती है। बाय दिस गवर्नमेंट लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड। तो इन सभी की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो रिसीट्स बढ़ेगी उसको कैपिटल रिसीट्स बोला जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी, तो लायबिलिटी किस किस से क्रिएट हुई है हमारे पास, लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है हमारे बोरिंग से हुई है, ठीक है, और इससे हुई है। और एसेट्स किससे रिड्यूस, एसेट्स किससे रिड्यूस हुई है हमारे पास, डिसइन्वेस्टमेंट से और रिकवरी ऑफ लोन से हो रही है, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स की हम बात करें, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जब रेवेन्यू की जब बात करी जाएगी तो एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की वो रिसीट्स जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर्स टू दोज रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट which neither creates any liability nor causes any reduction in assets। समझे, दे आर रेगुलर, और जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ये रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर होते हैं। तो सरकार को रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ से मिलती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कहाँ कहाँ से मिलेगी, टैक्स की फॉर्म में और नॉन टैक्स की फॉर्म में। तो टैक्स की फॉर्म में हमारे पास कहाँ कहाँ से मिलता है, पहले टैक्स की डेफिनेशन क्या होगी,
A tax is a legal compulsory payment imposed by the government on the people. Tax क्या होता है? A tax is a legal compulsory payment imposed by the government on the public. All taxes are broadly classified in direct tax and indirect tax. When the liability to pay a tax and the burden of the tax falls on the same person, जब पे और बर्डन दोनों सेम पर्सन पे हो, द टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा. When the liability to pay a tax falls on one person and burden of that tax falls on some other person, the tax is called the indirect tax. That is, for example, sales tax, custom duties, service tax, GST etc. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब सरकार के, मतलब गवर्नमेंट के वो पैसे जो रिसीट्स मिलना जिसकी वजह से मेरी एसेट्स पे भी कोई इम्पेक्ट ना पड़े, मीन्स वो बिना एसेट्स में चेंजेस लाए पैसा रेज कर सके और लाइबिलिटी को बिना चेंजेस करे तब भी मनी को रेज कर सके. ठीक है. तो हमारे पास टैक्स के पहले हमारे पास जो सोर्स है, जो रेवेन्यू रिसीट्स मिलती है, वो टैक्स की फॉर्म में होती है. टैक्स दो फॉर्म में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में कौन कौन से टैक्स आते हैं? जो जिस पे टैक्स इम्पोज किया जाए और जो पे करे वो सेम हो तो डायरेक्ट टैक्स आएगा. जिस पे इम्पोज किया जाए मगर पे कोई अदर पर्सन करे तो उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा. अब बात करते हैं नॉन टैक्स की. नॉन टैक्स के अंदर क्या आएगा हमारे पास? पहला क्या? इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पब्लिक. गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली उससे इंटरेस्ट मिलेगा. या किसी को लोन दे रखा है, लोन गवर्नमेंट किस किस को लोन देती है? स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरी को देती है, पब्लिक को देती है, तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है. दूसरा क्या है हमारे? प्रॉफिट एंड डिविडेंड. दूसरा क्या है हमारे पास? प्रॉफिट एंड डिविडेंड. ओके. तो पहले तो इंटरेस्ट हो गया हमारे पास. ठीक है. दूसरा है प्रॉफिट एंड डिविडेंड. प्रॉफिट एंड डिविडेंड की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक रेलवेज. मतलब गवर्नमेंट की खुद की भी फर्म्स होती है जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करती है. कहाँ कहाँ से अर्न कर सकती है? रेलवे से, LIC से. अब LIC नहीं रहा है. ठीक है ना. रेलवे से, LIC से, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. ठीक है, एटसेट्रा. गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज. और डिविडेंड भी रिसीव करती है. अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. तो पहले इंटरेस्ट हो गया, दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया. फीस क्या होती है? चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय इट. गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? फीस चार्ज करती है. लाइक रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, कोर्ट फीस हो गया, एटसेट्रा. फाइन्स एंड पेनल्टी. फाइन्स एंड पेनल्टी का दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स. जो कोई भी लॉ ब्रेक करेगा उस पर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसे फीस एंड पेनल्टीज कहते हैं. सॉरी, फाइन्स एंड पेनल्टीज बोला जाएगा. ग्रांट इन एड. गिफ्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट. जितने भी हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट से गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिलता है वो इसके अंदर आएगा. एस चीट, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, क्या था हमारे पास? कि क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डेड विदाउट लीविंग अ विल. बिना विल छोड़े जब हमारे पास कोई पर्सन डेड हो जाए और उसका कोई भी नॉमिनी ना हो तो उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर बनेगा वो कौन बनेगा? गवर्नमेंट बनेगा. ठीक है. फिर स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी की वजह से आसपास के एरिया की प्रॉपर्टी का जब रेट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट उनसे कुछ चार्ज करती है लमसम फॉर्म में, तो उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट. जैसे गवर्नमेंट ने मेट्रो चलवा दी यहाँ से, और यहाँ से रोड अच्छी तरह से कर ली और आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी, तो आसपास के एरिया की जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट क्या कर देती है कि कुछ लमसम फॉर्म में चार्ज करने लग जाती है उनसे. द पेमेंट मेड बाय ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज़ एप्रिसिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर है. तो हमारे पास कौन कौन से हो गए?
इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, फीस हो गया, फाइन्स एंड पेनल्टीज हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट इन एड हो गया, एस्चीट हो गया और स्पेशल असेसमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हमने रिसीट साइड पढ़ ली, गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स पढ़ ली और रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ ली। अब बात करते हैं हमारे पास एक्सपेंडिचर की। किसकी? बजट एक्सपेंडिचर की। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, क्योंकि सारा एस्टिमेटेड टर्म में चल रहा है, जो कमिंग ईयर है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना खर्चा हो सकता है, कितनी इनकम रिसीव हो सकती है, तो एस्टिमेटेड वर्ड यूज करके चलते हैं खासतौर पे हम। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स इन अ ईयर। कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है एस्टिमेटेड फॉर्म में, वो सारा सारा बजट एक्सपेंडिचर में आता है। अब आप लोगों को पता है कि एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ आता है जहाँ से कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें तो हम अगर सबसे पहले बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये रिकरिंग नेचर में नहीं होते, दोनों दोनों याद रखना। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, ये सारे सारे क्या होता है हमारे पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हुआ? अब आपको तो पता है ना, इसके अंदर तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास एसेट्स बनती है, तभी तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। ओके, समझ में आया? ये अपने लोन को पे कर दे जिससे रिड्यूस कर सके लाइबिलिटी को। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ना ही लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एन एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज रिकरिंग एंड रेगुलर इन नेचर। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट और पेंशन, सब्सिडी, ग्रांट एटसेट्रा। क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जिसको खर्चा करने पर सरकार जब खर्चा करती है तो उससे कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे रहा है, कोई एसेट्स नहीं बढ़ी, खर्चा तो हुआ है, सैलरी दे रहे हैं, मगर कोई भी एसेट्स बढ़ी नहीं है। ठीक है, जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया करें, पेंशन दी जाए, सब्सिडी दी जाए, ग्रांट दी जाए, तो उससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होगी और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है? सो हमारे पास बजट के दो पोर्शन मिल चुके हैं आपके। एक मिल गया हमारे पास रेवेन्यू बजट, दूसरा मिला कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट मिल गया, दूसरा कैपिटल बजट। स्टार्ट हमने जब लर्निंग फॉर्म में करेंगे तो याद रखना ईदर क्रिएट्स एंड एसेट्स, और कैपिटल फॉर्म में ईदर और का यूज़ किया जाता है। रेवेन्यू बजट के अंदर नाइदर नॉर का यूज़ किया जाएगा। ये आपको सारी डिस्कशन यहाँ हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।